आप ये बताइए कि ये जो अब चीन की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके हवाले से जो ख़बरें आ रही थी कि उनके पैसे नहीं दिए जा रहे, उनको शिकायत हैं और आगे इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, काम रुक गए हैं, तो अब ये मामले सारे तय हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने काफ़ी चीन के दौरे किए हैं और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत दौरे किए हैं, तो अगर मैं इस दौरे को पुराने दौरों से कंपेयर करूं तो बग़ैर किसी शाइबे के मैं बताऊं कि इससे ज़्यादा कामयाब दौरा मैंने नहीं देखा। और उसकी ये मंदरजा झैल उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। पहले जो आप शामी साहब फरमा रहे हैं कि जो कुछ इनकी पेमेंट का मसला था या एक आध वो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज़ थे, तो ये जाने से पहले उनकी पेमेंट जो थी वो भी ईसीसी ने अप्रूव की 100 अरब रुपया, और उसमें से 50 अरब रुपया उनको अदा कर दिया गया और जो बाकी 50 अरब रुपया है वो भी इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अदा हो जाएगा। और दूसरा एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल इशू था जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिवॉल्विंग अकाउंट बनाना था, ये जो सी पैक के IPPs हैं, तो वो भी मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जाने से पहले उस रिवॉल्विंग अकाउंट को भी इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो चाइनीज़ IPPs हैं ये अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर कर पाएंगे। तो और उसके बाद जो एक चीज़ मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक बहुत यूनिक है और बहुत मैं कहूँगा अनप्रेसिडेंटेड है कि जाने से पहले एक तो जिस मुफस्सल तैयारी के साथ हम गए हैं, तो हम वो नहीं गए कि चाइना के पास आएँ और उनको कहें कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारी आपकी दोस्ती जो है वो हिमालय से बड़ी है और बहर अरब से गहरी है और शहद से मीठी है। हमने एक बाकायदा उन सेक्टर्स के अंदर जिसके अंदर पाकिस्तान की कंपैरेटिव एडवांटेज है उनको रिसर्च किया और वो 7 ऐसे सेक्टर हमें मिले जिसके अंदर पाकिस्तान की डिस्क्रीट कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, फुटवेयर है, फर्नीचर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इन सारी सेक्टर्स के अंदर उस पर एक मुफस्सल किताब मुरतब की गई और उस किताब के साथ पहले जितने ये सेक्टोरल कंपनी हैं उनसे हमने वर्चुअल मीटिंग्स की जाने से पहले, और मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त तक 4 सेक्टर्स पे उनसे मीटिंग कर चुके हैं। और जब ये सेक्टर्स पे हमने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे रब्ता कायम किया, ये जो हमारी जो एम्बेसी है चाइनीज़ के ज़रिए, तो मुख्तलिफ़ सूबों से दर्जनों कंपनियों ने उसके ऊपर पार्टिसिपेट किया ताकि हमने, और उसके बाद उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की कि जिस वक्त हम चाइना जाएं तो वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं, और ला महला बिकॉज ऑफ SOP वो मीटिंग जो हैं वो सारी की सारी जो है वो वर्चुअल हुई। तो मंसूर साहब अभी जो चीज़ें तय पाई हैं और जिसको क्या उन पर बर्क रफ्तारी से काम हो सकेगा? यानी बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ तय पाती हैं। हाँ जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि उसका वही मैं चाइनीज़ जिस तरीके से काम करते हैं, तो 20 मीटिंग्स जो है इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ के चेयरमैन के साथ हुई, और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि इन 20 मीटिंग्स को प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया और उन्होंने अपने जो प्लान्स हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के उस पर ब्रीफिंग दी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही कंड्यूसिव है और उनको हर किस्म की मुफस्सल और कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटेशन भी दी जाएगी। अच्छा, अब ये सारी मीटिंग्स के बाद और जिस किताबचे का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो प्रेजेंट की गई प्रीमियर को भी और फॉरेन मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी, और उनको कहा कि जी आप अब अपने SOEs को कहें कि इन सेक्टर्स के अंदर आकर वो इन्वेस्ट करें, और इसमें उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो चाइना के पास ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन है उनसे बेहतर है। तो उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया, और एक्नॉलेज करने के बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट सेक्टोरल कंपनीज़ ने अपने प्लान प्रेजेंट किए वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि अब हमने उनके साथ एंगेज होना है ताकि उनको जल्द अज जल्द उन प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट से। मंसूर साहब, आपने ये भी बताया था कि 1 विंडो ऑपरेशन जो है उसको यानी अमली शक्ल देने का फैसला भी कर लिया गया है, ताकि जो हर्डल्स आती हैं दरमियान में, जगह जगह मुख्तलिफ महकमों में चीनी कंपनियों को जाना पड़ता है और फाइलें वहाँ रुक जाती हैं, तो ये काम अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा।
शामी साहब, ऐसा है कि जो वन विंडो ऑपरेशन है या फैसिलिटेशन है वो सी पैक में उसका क़याम पजीर हो चुका है, और अब जितने भी पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टर ऑलरेडी मौजूद हैं, को तकरीबन 146 कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। और उसके बाद ये जो फ़ेज़ 2 की जो मैं तस्करा कर रहा हूँ, जिसके अंदर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए 2 काम किए हैं। एक तो ये कि सी पैक अथॉरिटी के अंदर उनके लिए मुकम्मल वन विंडो ऑपरेशन या फैसिलिटेशन सेंटर है, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम्युनिकेट किया। उसके बाद जब भी कोई इन्वेस्टर आता था, अगर उसने इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकनॉमिक जोन में करनी है, तो इस वक्त जो हमारे जो कवानीन थे उसके मुताबिक उनको कोई तकरीबन 37 अप्रूवल देनी पड़ती थी फ्रॉम ये हमारे सूबों से या हमारी फेडरल गवर्नमेंट से। तो वो एक्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर उसकी अप्रूवल दी, और अब वो जो रिजीम है वो कंप्लायंस रिजीम में चली गई है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी और उनको कहा जाएगा कि हमारे लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक आपने इन चीज़ों को पूरा करना है और आप कंप्लाई करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और उसको हम चेक करेंगे फ्रॉम ऑडिट, और अगर ऑडिट में नॉन कंप्लायंस होंगी तो जाहिर लामहला उसके ऊपर उनको कोई पेनल्टी वगैरह देनी ये पड़ेगी। जो वन विंडो का आपने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, चाइनीज़ से पिछली गवर्नमेंट में जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर थे पंजाब में, तो साहिवाल में जब कोल पावर प्लांट लगा था, वहाँ भी उन्होंने वन विंडो कॉर्पोरेशन लॉन्च किया, जिससे बड़े मुतमिन हुए थे। तो क्या ये इन 3 वर्षों में वन विंडो अमली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, और क्या यही वजह है कि वो सुस्त रवि सी पैक प्रोजेक्ट्स पर उसकी शिकायत आई? क्योंकि नवंबर में पिछले बरस सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसने ये लिखा और कहा कि सुस्त रवि का शिकार हैं सी पैक के मनसूबाजात। देखिए जी, मैं इस नैरेटिव से 100% एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो फ़ेज़ 1 था उसके अंदर जो स्कोप हमने एग्री किया था चाइना के साथ कि हम पावर प्लांट लगाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नेटवर्क बनाएंगे, रोड्स हैं, उसके बाद मोटरवेज़ हैं, और फिर गवादर जो है उसके अंदर पोर्ट भी बनेगी और फ्री जोन भी बनेगा। तो वो सारा फ़ेज़ 1 जो है वो पाया तकमील तक पहुँच गया, लामहला कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोविड की वजह से सारी दुनिया में हर मुल्क जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। देखिए, मैंने यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैंने डायरेक्टली सुपरवाइज़ किए हैं $5 बिलियन के प्रोजेक्ट जो कि सी पैक की अम्ब्रेला के अंदर लगे। ठीक। तो जिस वक्त ये कोविड आया है तो चाइना के अंदर तो वर्चुअली हर चीज़ जो है वो स्टॉप हो गई थी, ना चाइनीज़ वक्तियों पर आ सकते थे, लंबे कोई 28 दिन का उनका वो क्वारंटीन उनको करना पड़ता था, शॉप्स बंद हो चुकी थी। उससे कुछ फ़र्क इम्प्लीमेंटेशन का जो स्केड्यूल है वो डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो स्टॉल हो गया हो या कॉन्ट्रैक्टर ने डीमोबिलाइज कर लिया हो। एक प्रोजेक्ट जिसका बहुत मैं अहम समझता हूँ तस्करा करना, ML1 कि पाकिस्तान के अंदर को HVDC जो ये ट्रांसमिशन लाइन जो है 880 किलोमीटर की, वो अपने वक्त के मुताबिक कंप्लीट हुई, और थर के अंदर जो प्रोजेक्ट थे उनके अंदर चंद महीने का डिले ज़रूर आया, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी अब तकरीबन अगले 6 से 9 महीने में पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। तो फिर अगर आप सुस्त रवि के इंप्रेशन को नहीं मानते, स्टैंडिंग कमेटी फॉर जो प्लानिंग है उसने खुद इसका एतराफ़ भी किया नवंबर में, तो आप उसका सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन फिर वो कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको आपने दूर किया अपने इस दौरे में चीनी इन्वेस्टर्स के? कुछ ना कुछ उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जिनको देखिए, मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर जब मैंने ये जिम्मेदारी ली तो मैंने हर स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा किया। मिसाल के तौर पर जो फैसलाबाद में एक M3 है या अल्लामा इकबाल है, तो उसमें जो कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं, वहाँ पे कोई 15-16 चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं SME के, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट या वो अपनी फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने इस शिकायत का ज़रूर तस्करा किया कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगता है, कि अगर उनको प्लॉट की अलॉटमेंट करवानी है तो उसके अंदर ज़्यादा महीने लग जाते हैं, और फिर जो 27 अप्रूवल उनको लेनी पड़ती थी, कभी इस इदारे से सूबे के, कभी ये फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो उससे उन्होंने कहा कि अगर आप इसको मज़ीद एक्सपीडाइट करना चाहते हैं तो जिस तरह दुनिया में स्पेशल इकनॉमिक जोन में होता है कि जब इन्वेस्टर आए तो उसको एक प्लग एंड प्ले टाइप का एनवायरनमेंट मिले। प्लग एंड प्ले एनवायरनमेंट क्या है? वो ये है कि जैसे ही वो वहाँ पर आएँ तो उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े अप्रूवल लेने के लिए। तो इस मसले को प्राइम मिनिस्टर साहब को कम्युनिकेट किया
तो उन्होंने इस चीज़ को इमीडिएटली अप्रूव किया। मैं समझता हूँ कि बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है कि उन्होंने इसकी सारी रजीम को, कंप्लायंस रजीम जिसका मैं तस्करा पहले कर चुका हूँ। दूसरा कि वहाँ पर जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, तो उन मैनेजमेंट कंपनीज़ को लीगली एम्पावर कर दिया कि अगर कुछ ऐसे अप्रूवल हैं जो कि कंप्लायंस रजीम में नहीं जाएंगे, तो वो इन्वेस्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो जो मैनेजमेंट कंपनी है वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि इन्वेस्टर के बिहाफ के ऊपर वो सारी अप्रूवल लेकर आए। मंसूर साहब, एक बात ये बताएं, चीज़ ये होती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं आप ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि ये जो हमारे यहाँ शोर मचाया था कि जो कैपेसिटी पेमेंट है जो बिजली के कारखानों की, वो हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है और हम उससे जाबर नहीं हो सकेंगे, तो क्या ये भी मामला कुछ ज़ेर बहस आया? सर देखिए, बिल्कुल ये मामला ज़ेर बहस नहीं आया। अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें, उस तनाजुर में देखिए कि हमें बिजली की ज़रूरत थी, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होती थी 12 से 18 घंटे, और वो ज़ाहिर है हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है कि जिसकी वजह से जिस किस्म की तकालीफ से लोगों को गुजरना पड़ा या कारखाने हमारे बंद हो गए, तो आपने बिजली के कारखाने लगाने हैं, किस रजीम में लगाने हैं जो कि मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिसी है। अब पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी क्या कहती है कि आपका एक सिंगल बायर है और वो हुकूमत पाकिस्तान है, और उसके अलावा आप किसी को बिजली नहीं दे सकते। जब आप बिजली नहीं दे सकते तो वो है आपका टेक और पे, कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी और आपके जो एग्रीमेंट के मुताबिक जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है वो आपने देनी है। इसका नतीजा ये आया कि अब हमारे मुल्क के अंदर हमारे पास जो बिजली है वो इतनी है कि हमें लोड शेडिंग नहीं होती। दूसरा कि जिस मुल्क में बिजली ना हो तो वहाँ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास जिम्मेदारी थी कि मैं OICC का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, और वहाँ पर कोई 192 मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो अब तकरीबन 210 या 212 के करीब हो चुकी हैं, उनसे जब मैं पूछता था कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मज़ीद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपका इतना अच्छा तजर्बा है और आपको बहुत जो डिविडेंड है वो आप रिपेट्रिएट करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही होता था कि आपके पास बिजली नहीं है और वो सस्टेनेबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। तो अब जब ये आपकी ये सारा का सारा सिलसिला हो गया, आपकी बिजली के कारखाने लग गए, कैपेसिटी आ गई, तो लेकिन जो दूसरा मसला है उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं किया वो पिछले सालों में, विच इज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह से आपके जो लॉसेज हैं वो किसी भी रीजनल कंट्री से ज़्यादा हैं। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन उनको भी करनी पड़ेगी। अब आपके पास बिजली के कारखाने लग गए हैं, अब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, तो अब हमें आगे देखना है। और जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट का मसला था वो लामहला उन्होंने उसके ऊपर उनके इतराज़ात थे, और मुझे ये बताते हुए फिर दोबारा खुशी महसूस हो रही है कि ये जो फिर फैसला किया और 50 अरब रुपया उनको दे दिया गया, और 50 अरब रुपया इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में दे दिया जाएगा। तो जिस वक्त ये मीटिंग हुई है उन पावर कंपनी के चेयरमैन के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, और जो रिवॉल्विंग अकाउंट जो स्टैब्लिश कर दिया है, तो उन्होंने इस चीज़ की खुशी का इजहार किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हमारे ये मंसूबे हैं और जिनके मुताबिक हम पाकिस्तान के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करें। गोया बिजली जो है वो हम कंज्यूम कर सकेंगे अब, और बोझ उसका उठा लेंगे। सर देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल शामी साहब समझाता हूँ, और बिल्कुल मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि एक आम आदमी भी समझ जाए। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर जो बिजली की कंजम्पशन है वो बहुत सिक्लिकल है। अब सिक्लिकल का क्या मानी है कि हमारे पास जिस वक्त सर्दी के महीने आते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो 10,000 मेगावाट से भी गिर जाती है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है कि एयर कंडीशनर चलने बंद हो जाते हैं, तो आपकी जो डिमांड है वो तकरीबन 10,000 से भी कम गिर जाती है। लेकिन जो आपने कारखाने लगाए हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअली आप ऑब्लाइज हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट देने के लिए। जब आप गर्मियों में जाते हैं तो वही डिमांड आपकी 26,000 मेगावाट हो जाती है, तो वो आप 26,000 मेगावाट बेचते भी हैं, और उसके बाद जो भी कंज्यूमर है या डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल है वो पैसे भी देता है। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, और ऐसा जो सिक्लिकल है वो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी, तो वहाँ इतना बड़ा स्प्रेड नहीं होता कि गर्मी में इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाए और सर्दी में इतनी कम हो जाए। तो मैं इस चीज़ पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में अगर इकोनॉमी को रिवाइज करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन।
अच्छा ये बताइए मंसूर साहब, इंडस्ट्री आप, लगे। मैं अगर आपसे और कहूं ऐसे- कि आप इसे सर, सम एक अप सेकंड करें। और। एक सर हाँ जी फरमाएं। जी आप मैं अगर एक सम बात कहना चाहूंगा हाँ जी, शामी साहब। हाँ जी थोड़ा फरमाएं। डिले के साथ आप आवाज ये मैं सुन सम अप 5-6 वही सेकंड का करूंगा। डिले हो जाता है जी, सम अप कीजिए कीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी हो जिससे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, ऐसे कारखाने लगे कि हर चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो, और इस किस्म के कारखाने लगें जिससे मुलाजमतों के मौके मुहैया हों। और इंशाअल्लाह ताला जिस स्ट्रेटजी को हम लेकर जा रहे हैं, चाइना ने फुल कमिटमेंट दी है कि फेज़ 2 के अंदर हम हर लिहाज से आपके साथ ताउन करने को इन तैयार हैं। 7 चाहे शोबा आपको जात जिनका technical आपने support जिक्र चाहिए, किया, technological पोटेंशियल support चाहिए। सेक्टर्स जो 7 शोबा जात हैं जिनका आपने जिक्र किया, वहाँ पे आप बता रहे हैं चीनी सरमायाकारों ने खुसूसी दिलचस्पी ली है, तो अंदाजन कितनी सरमायाकारी आने की तवक्को है पाकिस्तान में आने वाले बरसों में? देखिए इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की तकरीबन जिसमें इन्वेस्टर्स ने, और ये बड़ी मेगा कंपनीज़ हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं, उन्होंने जिन जिन एरियाज़ के अंदर, और उसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, टेक्सटाइल भी है, उसके अंदर एक गवादर के अंदर एक बहुत बड़ा मेटल लो कार्बन मेटल रिसाइकलिंग पार्क लगाना चाहते हैं, फिर उसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर है, फिर उसके अंदर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है आपका मिनरल्स के अंदर। तो इस वक्त जो एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन मल्टी बिलियन डॉलर्स की है, और जिन सेक्टर्स में अभी हमने उनको डिटेल बताया है कि उनके लिए एब्सोल्युटली बिजनेस केस है, तो वो तो अभी उसको स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही स्टडी करने के बाद उनका इंटरेस्ट वापस आना शुरू होगा, तो ये मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इंशाल्लाह ताला ये मल्टी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। खालिद साहब जाते जाते मुख्तसर ऐसा होगा इंशाल्लाह। सर बॉल हमारे कोर्ट में है, अल्लाह करे जी बॉल ऐसा। हमारे कोर्ट में है, चाइना खड़ा हुआ है आपके पीछे। आपने अब उनके साथ, अब हमारा जो गैप है, जो हमारा एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, जो फॉरेन एक्सचेंज पर हमारा जो प्रेशर है, आप समझते हैं कि आने वाले सालों में वो रिलीज होता चला जाएगा? इंशाल्लाह मैं जी बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और जो मैं बात कह रहा था वो बीच में रह गई। बॉल इज इन आवर कोर्ट। ठीक, चाइना, मैं बता रहा हूं कि इतनी हौसला अफजा मीटिंग और कमिटमेंट, टॉप लीडरशिप, चाइना का सिस्टम यह है जी कि जब टॉप लीडरशिप आपके साथ खड़ी होती है तो वो सारे काम जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन नीचे होते हैं, वहां पर एक दफा फैसला जब हो गया तो वो उसी के मुताबिक चलते हैं। खालिद साहब तो शामी वेरी साहब, ब्रीफली, अल्लामा इकबाल ने सही कहा था जी, अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इंशाल्लाह ताला हम जरूर देखेंगे। मुख्तसर ये फरमाएं कि ये जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, जिस तरह वन विंडो के ऊपर आप गए हैं, कंसेंसस बिल्ड करके गए हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, आप नहीं समझते कि 3 बरसों में शायद ये इस मामले में डिले हुआ? अगर पहले ही आते ही गवर्नमेंट इन चीज़ों को एंटरटेन कर लेती, ये वन विंडो के कॉन्सेप्ट अमली तौर पर लॉन्च हो जाता, तो ये 3 बरस में शायद ज़्यादा तरक्की या ज़्यादा खुशहाली आ चुकी होती। आप नहीं समझते कि ये फेलियर रहा है समाओ? सर देखें, फ्रेंकली सर, देखिए जी, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ कि मैं कहूँ वो पहले होना चाहिए था, अब होना चाहिए था। लेट्स टर्न द पेज एंड लुक फॉरवर्ड। मैं वो देख रहा हूं कि आज के बाद, देखिए जो चीज़ गुजर गई उसको तो मैं वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है, हमें दूसरों से सीखना है। और हमारे पास तो एक एग्जांपल है कि हमने तो चाइना के साथ ताउन करें, और चाइना अगर सुपर पावर बनने गया हुआ है तो उनके पास रिसर्च भी है, उनके पास कॉम्पिटेंस भी है। हमने तो सिर्फ अपने आप को उनके साथ अलाइन करना है। उनकी टॉप लीडरशिप के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की 1-on-1 मीटिंग हुई है, और वाहिद मेरा ख्याल है कि ये जो जिस तरह शामी साहब ने कहा, ये एक मल्टीलैटरल ये अपॉर्चुनिटी थी। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकातें हुई हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ली से या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, ये भी एक बड़ी यूनिक है, और ये उनकी कमिटमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि वो पाकिस्तान को बहुत शुक्रिया जनाब खालिद मंसूर साहब। ख्वाहिश होगी कि आने वाले दिनों में भी आपसे इन मौज़ूआत पर तफसील से बात करें।